नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरियाणा दौरा है और हरियाणा के कुरुक्षेत्र जाएंगे सीएम धामी और अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव में करेंगे प्रतिभाग और गीता उपदेश स्थली ज्योतिसर का करेंगे भ्रमण और गीता ज्ञान संस्था और महाभारत अभिमन्यु केंद्र जाएंगे सीएम धामी। बड़ी जानकारी आपको दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरियाणा के दौरे पर हैं और ऐसे में ये बेहद ही खास दौरा माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि ये हरिद्वार महाकुंभ 2027 को लेकर तैयारियों को रफ्तार देने की योजना है और ऐसे में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव में भी प्रतिभाग करेंगे और गीता उपदेश स्थली ज्योतिसर का भी करेंगे प्रतिभाग और ऐसे में गीता ज्ञान संस्था और महाभारत अभिमन्यु के यहाँ भी दौरा करने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये हरियाणा दौरा है और ऐसे में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा दौरे पर हैं और ऐसे में गीता उपदेश स्थली भी जाएंगे और इसके साथ ही महाभारत अभिमन्यु केंद्र भी जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर देहरादून से आ रही है, जहां पर पीआरडी स्वयंसेवकों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने वर्दी भत्ता बढ़ाकर 2,500 रुपये किया है और पहले हर 2 साल में मिलता था 1,500 रुपये और अब सर्दी गर्मी के अलावा यूनिफॉर्म रेट तय किए गए हैं और मंत्री रेखा आर्य ने ये फैसले का स्वागत किया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि रक्षक और विकास दलों के जवानों को अब 2,500 रुपये वर्दी भत्ता मिलेगा। प्रदेश सरकार ने वर्दी भत्ता में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की है। विशेष प्रमुख सचिव अमित कुमार सिंह ने इस संबंध में शासन जारी किया है। पीआरडी जवानों को 42 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक 2 साल में वर्दी भत्ता का लाभ दिया जाएगा। वर्तमान में 1,500 रुपये वर्दी भत्ता दिया जाता है और इसे बढ़ाकर 2,500 रुपये किया गया है और इसके अलावा सर्दी और गर्मी के अलग अलग यूनिफॉर्म रेट भी तय किए गए हैं। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार के पीआरडी जवानों के हित के लिए लगातार काम किया जा रहा है और वर्दी भत्ता से ये वृद्धि उनके समर्पण और सेवा को सम्मान देने का प्रयास है। 4 धाम यात्रा समेत कई अवसरों पर पीआरडी जवानों ने शानदार काम किया। विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पिछले दिनों उन्होंने पीआरडी जवानों के वर्दी भत्ता के बढ़ाने के निर्देश भी दिए थे। बता दें कि हर 2 साल में इनको 1,500 रुपये में मिलते थे वर्दी भत्ता, लेकिन अब यूनिफॉर्म रेट तय कर दिए गए हैं, चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी और गर्मी के अलावा यूनिफॉर्म रेट तय कर दिए गए हैं और रेखा मंत्री आर्य ने इस फैसले का स्वागत किया है। देहरादून से खबर निकलकर सामने आई है। हालांकि मंत्री रेखा आर्य ने फैसले का स्वागत किया है और पीआरडी स्वयंसेवकों के लिए अच्छी खबर। वर्तमान में जो 1,500 रुपये वर्दी भत्ता दिया जाता था, इसे बढ़ाकर अब 2,500 रुपये कर दिया गया है और इसके अलावा सर्दी और गर्मी के अलग अलग यूनिफॉर्म सेट भी तय कर दिए गए हैं। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार पीआरडी जवानों के हित के लिए लगातार काम कर रही है। वर्दी भत्ते में ये वृद्धि उनके समर्पण और सेवा को सम्मान देने का प्रयास है। 4 धाम यात्रा समेत कई अवसरों पर पीआरडी जवानों ने शानदार काम किया है और विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पिछले दिनों उन्होंने पीआरडी जवानों के वर्दी भत्ता को बढ़ाने के निर्देश भी दिए थे और ऐसे में रेखा आर्य ने इस फैसले का स्वागत किया है। प्रदेश सरकार ने वर्दी भत्ता बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया है और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अस्करी जाफरी जी हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ खबर निकल कर सामने आई है। देखिए, बिल्कुल अनीता, जो तमाम पीआरडी के जवान हैं, पीआरडी स्वयं सेवकों को पहले हर 2 साल में 1,500 रुपये वर्दी भत्ता मिलता था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 2,500 रुपये किया गया है। जाहिर है इस वर्दी भत्ते में वृद्धि से तमाम जो पीआरडी जवान है उनके हौसले कहीं ना कहीं बुलंद है। इसके अलावा सर्दी और गर्मी के अलग अलग यूनिफॉर्म सेट भी तैयार किए गए हैं, जिसका खुद जो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य इस निर्णय का स्वागत उन्होंने किया है, क्योंकि वर्दी भत्ते में जो वृद्धि है उनके समर्पण और सेवा का सम्मान देने का प्रयास राज्य सरकार ने किया है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं तमाम जो पीआरडी स्वयं सेवक हैं उनके लिए ये एक बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं उनके जो वर्दी भत्ता है जिस तरह से वृद्धि हुई है उनको इसमें इजाफा पहुंचेगा। पहले हर 2 साल में सिर्फ 1,500 रुपए मिलते थे, अब 1,000 रुपए बढ़ाया गया है। तो आप समझ सकते हैं बड़ी जो मदद है राज्य सरकार कर रही है। जी
ऐसे में चारधाम यात्रा समेत कई अवसरों पर जो पीआरडी के जवान हैं वो पूरी तरह से तैनात रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी अच्छी खबर है और एक तरह से इनको प्रोत्साहन के रूप में भी हम देख सकते हैं। अस्करी जी, देखिए, बिल्कुल राज्य सरकार तमाम जो पीआरडी स्वयंसेवक हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम राज्य सरकार ने किया है, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों में तमाम जो हमारे पीआरडी जवान हैं उनकी जो ड्यूटीज हैं वो लगाई जाती है। तो ऐसे में भत्ता बढ़ाने का निर्देश दिया गया है राज्य सरकार के जरिए, वो वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि ये भर्ती भत्ता जो है 42 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक 2 साल में जो है वो दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इससे तमाम जो पीआरडी के जो स्वयंसेवक हैं उनको बड़ा फायदा से पहुंचने वाला है, जिसमें सामान्य वर्दी के अलग अलग आइटम और गर्म वर्दी के लिए अंगोरा कमीज, पैंट, ऊनी जर्सी और फर वाली जैकेट भी इसमें शामिल है। तो बहुत सहूलियत तमाम जो पीआरडी के स्वयंसेवक हैं उनको मिलने जा रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद अस्करी जी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी हैप्पी वैली पहुंचे और यहां पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी के निर्देशक, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, पालिका अध्यक्ष, बीजेपी मंडलाध्यक्ष और साथ ही कई दिग्गज नेता मौके पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया। हेलीपैड पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और फिर सीधे एकेडमी चले गए। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री का देहरादून एयरपोर्ट पर स्वागत किया और इस मौके पर सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक रुड़की प्रदीप बत्रा और कई लोग मौके पर मौजूद रहे। 2 दिवसीय दौरे पर अकेडमी में ठहराव और 100वें फाउंडेशन कोर्स के फंक्शन में शिरकत करने पहुंचे थे और रक्षा मंत्री के दौरे को देखते हुए एकेडमी परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की रणनीति रूप से तैयार देखने को मिल रही है। प्रदेश की एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी शुरू करने की राह में लगातार बाधा बन रही फोर्टलैंड का मामला आखिरकार सुलझ ही गया है। वन विभाग से मिली जमीन दिए जाने की सहमति बनाने के लिए अब 2026 के सत्र से यूनिवर्सिटी शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने विभाग की समीक्षा बैठक के बाद से जानकारी दी। विधानसभा भवन देहरादून स्थित कार्यालय में आयोजित बैठक के बाद से कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि 2-3 बार इस मामले की फाइल वन विभाग से लौटा दी गई थी, लेकिन अब दोनों पक्षों में बातचीत हुई है। उन्होंने अधिकारियों को विश्वविद्यालय के पद सृजित करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना और मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत अक्टूबर तक का पूरा पैसा लाभार्थियों को दिया जा चुका है और आगे के लिए बजट की डिमांड करने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दे दिए हैं। आज खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और इस समीक्षा बैठक में जो हम लोगों का संकल्प था कि खेल विश्वविद्यालय के लिए भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई को हम लोग तेजी में करें, तो उसको लेकर आज परीक्षण किया गया और अब बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहे वो भारत सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार में हो, एक सैद्धांतिक सहमति बन गई है। भूमि का हस्तांतरण दिए जाने के लिए सहमति बन गई है और बहुत जल्द भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई जो है वह पूर्ण होगी और बहुत जल्द हम लोगों का लक्ष्य है कि 2026 के नए शैक्षिक सत्र के प्रारंभ से पहले यहाँ पर हम भूमि पूजन और साथ ही शैक्षिक सत्र को प्रारंभ करने का जो है हमारा संकल्प आज हमने इस बैठक में लिया है। आज देहरादून में बसाए गए भगवान बिरसा मुंडा नगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें अभिप्रिय के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राजशरण शाही और राष्ट्रीय महामंत्री भी शामिल हुए और इस दौरान कई दिग्गज जो थे वो कार्यक्रम में पहुंचे और इसके बाद से देश के विभिन्न प्रांतों से आए प्रतिनिधियों ने एक स्वर में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गान किया, जिससे पूरे परिषद में राष्ट्रभक्ति और संगठनात्मक एकता का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। और इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में संपूर्ण भारत के 46 प्रांतों के कुल 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों का सहभागिता दर्ज की गई। नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन से पूर्व यह आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक है। इस बैठक में पूरे भारत के 46 प्रांतों से लगभग 468 कार्यकर्ता यहाँ सम्मिलित हुए हैं, जिसमें पूरे देश भर से आने वाले छात्र कार्यकर्ता, प्राध्यापक कार्यकर्ता और पूर्णकालिक कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता यहाँ सम्मिलित हुए हैं। और इस बैठक के अंदर कर्नाटका से रानी अब्बक्का जी के जन्म स्थान से मिट्टी और जल का
कलश लेते हुए एक यात्रा के स्वरूप में कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। वो कलश भी यहाँ पहुंचा है और कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ दर्शन करने के लिए उसको रखा गया है। इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक में आज हम राष्ट्रीय अधिवेशन में आने वाले प्रस्ताव भी रखने वाले हैं चर्चा के लिए, और एक प्रस्ताव हम राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में भी पारित करने वाले हैं, जिसमें युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, युवाओं को दिशा देने के लिए ऐसे कुछ विषय हैं जो युवाओं ने अपने व्यवहार में डालना है, जिनको लेकर आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद कार्य करने वाला है। ऐसे विषय जिसको पंच परिवर्तन के रूप में हम देख रहे हैं, ऐसे विषयों को लेकर आज हमारा एक प्रस्ताव आने वाला है और राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद में चर्चा के उपरांत वो पारित होने वाला है, और बाकी 4 प्रस्तावों पर आज हमारी चर्चा होकर राष्ट्रीय अधिवेशन में उस पर चर्चा आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक आज है, और देहरादून के इस देवभूमि में जहाँ प्रभु बद्रीनाथ और बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है, हिमालय की गोद है, ऐसे स्थान पर हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद आज बैठक संपन्न हो रही है। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने वाहन चालकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी करते हुए आज से 40 दिनों का विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत सभी दोपहिया और 4 पहिया वाहन मालिकों को अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दर्ज मोबाइल नंबर अपडेट करवाना अनिवार्य होगा। विभाग के अनुसार ई चालान, बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र जैसे सभी सेवाएं अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही जुड़ी हैं, और ऐसे में नंबर अपडेट न होने की स्थिति में वाहन मालिकों को भारी परेशानी और जुर्माना का सामना करना पड़ सकता है। राज्य भर में 37 जगहों पर लगे ANCPR कैमरे और साथ ही अधिनियम की धारा 136A के तहत इलेक्ट्रॉनिक निगरानी कर रहे हैं और ई चालान सीधे मोबाइल पर भेजे जा रहे हैं। सहायक परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने बताया कि वाहन मालिक विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन या फिर RTO कार्यालय जाकर मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं, और वहीं सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं ताकि अधिक से अधिक लोग समय रहते ये प्रक्रिया पूरी कर सके। कई बार ऐसा होता है कि जब हम वाहन अपना रजिस्टर कराते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो उस समय हमारा मोबाइल नंबर कुछ और रहता है या हम किसी और के मोबाइल नंबर फीड कर देते हैं। तो उससे अब जो समस्या ये आ रही है कि अब हमारे जो भी सारी प्रक्रिया है उन पे हर प्रक्रिया पे एक OTP जाता है, चाहे वो चालान की प्रक्रिया हो, चाहे वो आप वाहन में ही कुछ करवा रहे हो, ट्रांसफर करा रहे हो या किसी भी तरह की उसकी वैलिडिटी बढ़वा रहे हो या DL के आप रिन्यूअल करा रहे हो, तो हर चीज में एक OTP आपके फोन नंबर पे जाता है। तो फोन नंबर सही होना आज की डेट में जब ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया वाहन और सारथी का, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अल्मोड़ा जिला अधिकारी अंशुल सिंह ने कोसी बैराज का स्थलीय निरीक्षण कर पूरे क्षेत्र में पर्यटन विकास की संभावनाओं का गहनता से मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि बैराज का विशाल प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और हरियाली से घिरा परिवेश इसे इको टूरिज्म, वाटर एक्सकैवेटर और साथ ही पिकनिक स्पॉट जैसे कई पर्यटक मॉडल विकसित करने के लिए अत्यंत उपयुक्त बनते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि स्थानीय उत्पादकों के विवरण के लिए समुचित स्थल, पर्यावरण, पर्यटक अनुकूल ढांचा और सुरक्षित गतिविधियों की व्यवस्था की जाए तो कोसी बैराज क्षेत्र जिले के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में शामिल हो सकता है। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पर्यटन विकास से जुड़े सभी आवश्यक बुनियादी ढांचों का विस्तृत शीघ्र तैयार करके प्रस्तुत किया जाएगा ताकि प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई तेजी से की जा सके। तो कोसी बैराज जो है ये हमारा लो हैंगिंग फ्रूट है। इधर हमारा प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इन प्लेस है। छोटे से नच के साथ वी कैन इंश्योर कि यहाँ जिप लाइन चालू हो जाए, बोटिंग चालू हो जाए, इवन टूरिस्ट वॉक के लिए आए। तो हम लोगों ने सारी सुविधाएं देख ली हैं अभी कि जो यहाँ अवेलेबल हैं और हमें क्या स्टॉप गैप सोल्यूशंस लेने हैं। तो हम जल्दी यहाँ एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेकर आएंगे जिससे हम यहाँ टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकें। तो कोसी बैराज जो है ये हमारा लो हैंगिंग फ्रूट है। इधर हम मसूरी क्षेत्र में अवैध निर्माण के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजकुमार शर्मा द्वारा किए जा रहे अनधिकृत निर्माण को सील कर दिया है, और ये कार्रवाई SDM मसूरी राहुल आनंद के आदेश और उनकी उपस्थिति में की गई। मौके पर मीडिया से बातचीत में SDM राहुल आनंद ने बताया कि मसूरी में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण की पहचान की गई है, जिन्हें अलग अलग जोन में चिन्हित करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिन्हें स्पष्ट किया गया है कि जहां जहां अवैध निर्माण पाए गए हैं वहां पर सख्त कदम उठाए जाएंगे और कुछ निर्माणों को ध्वस्त कराने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि MDD से नक्शा पास कराने वाले लोग भी तय मानकों के अनुसार ही निर्माण करवाएं, अन्यथा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मसूरी की सुंदरता और नियोजन विकास को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और अवैध और अनियोजित निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बिल्कुल, जैसे कि काफ़ी समय से हमारी शिकायत मिली थी, तो उस क्रम में आज से हमने एक ड्राइव कहें अभियान के तौर पे शुरू किया। तो सबसे पहले हमारे जैसे क्यारकोली भट्टा की साइड हम गए थे, वहाँ हमें पहले से शिकायत प्राप्त हो रखी थी कि 3 अवैध निर्माण चल रहे हैं, तो उसको सील किया गया। वहाँ जाने के उपरांत और भी हमें कुछ के बारे में संज्ञान मिला और देखा हमने, उसके ऊपर भी उनको नोटिस देकर उनके ऊपर भी त्वरित कार्रवाई 2 से 3 दिन के भीतर की जाएगी। और इस प्रकार का अभियान अब हमारे शहर वाइज जोन वाइज जो बेसिकली हम शहर में चलाते रहेंगे, ताकि लोगों को जो बेसिकली अवैध निर्माण से मुक्ति मिल सके शहर को। उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता राज्य आंदोलन के प्रखर चेहरे फील्ड मार्शल दिवाकर भट्ट को मसूरी शहीद स्थल पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। राज्य आंदोलनकारी और स्थानीय लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके संघर्षों को याद किया। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कहा कि दिवाकर भट्ट ऐसे नेतृत्व था जिसका आवाज पर हजारों युवा सड़कों पर उतर आते थे। उन्होंने बताया कि दिवाकर भट्ट युवा अवस्था से ही आंदोलन का हिस्सा थे और बद्रीनाथ से दिल्ली तक पैदल यात्रा करने वाले चुनिंदा युवाओं में वो शामिल थे। इसके साथ ही उन्होंने कई काम किए और 2007 में देवप्रयाग से विधायक बने भट्ट ने राजस्व मंत्री के रूप में सख्त भू कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलनकारियों ने ये भी कहा है कि दिवाकर भट्ट की सोच और अधूरे सपनों को पूरा करना ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दिवाकर जी का जाना प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए, उत्तराखंड की राजनीति के लिए, उत्तराखंड के सामाजिक सरोकारों के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि दिवाकर भट्ट जैसे स्पष्टवादी व्यक्ति और संघर्षशील व्यक्ति दोबारा आना मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि आज लोग दिवाकर जी जब मंत्री भी रहे तो मंत्री रहते हुए भी दिवाकर जी ने कभी मतलब इस तरह सत्ता का वो लोभ नहीं किया कि उनमें कोई परिवर्तन आ जाए, पर लेकिन हम उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके कुशल नेतृत्व में हम छात्र संघर्ष समिति में रहे, हमने भी आंदोलन किया, पुलिस से काफ़ी मार भी खाई, 3-4 महीने गायब भी होना पड़ा। तो ये लोग प्रेरणा स्रोत थे आंदोलन के लिए, तो और जो ऊर्जा बढ़ते थे ये। और आज थोड़ा सा दिक्कत ये है कि आंदोलनकारियों में कोई भी इतना मुखर होकर सामने नहीं आ रहा है। फिर भी हम मसूरी की तरफ से, मसूरी वासियों की तरफ से, सभी आंदोलनकारियों की तरफ से उनको बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बड़ा योगदान रहा है और उनको फील्ड मार्शल की उपाधि भी यहीं से मिली। मैं उनको आज हमने खुद इसे उनको नमन करता, श्रद्धांजलि अर्पण करता और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस पीड़ा को सहने की शक्ति भगवान प्रदान करे, उसके लिए कामनाएं करता हूँ। जब उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ था तो हम तो पैदाइशी संघ के लोग थे, संघी थे। हमारा पूरा गांव ही संघियों का गांव था। आज भी जो है 40% संघी आज भी गांव में हैं जो संघ से जुड़े हुए लोग थे। लेकिन सब लोग उस समय जब ये इंद्रमणि पटौड़ी ने शुरुआत की थी उत्तराखंड राज्य की, तो उस समय सब लोग जो है उस समय जुड़ना शुरू हुए और पूरे तरह से जो है तन मन और धन से यूकेडी को जो दल था उसको समर्पित थे, समर्पण किया और उसको बढ़ाने के लिए काम किया। देखिए, मैं यही कहूँगा कि जो सपने उन्होंने देखे थे वो सपने आज जो है ना कहीं गलतियाँ तो रही हैं। जो पहाड़ के जो लोग हैं उस समय इस आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी मजहबों के लोग जो है यूकेडी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। मतलब सैलाब बोलता था। तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में कमियां रही होंगी, तो एक तो सुधारने का समय उनकी आज जो ये सभा, श्रद्धांजलि सभा है, उसमें मैं ये कहूँगा कि लोगों को, यूकेडी के लोगों को, पहाड़ के लोगों को कुछ चीज़ें अपने अंदर संवारनी होंगी, बसानी होंगी कि सभी लोग, जो लोग यहाँ पर जो पैदा हुए वो यहाँ उत्तराखंडी हैं, पहाड़ी हैं। तो जो थोड़ी बहुत गलतियाँ जो रही थी, मैं अभी इस समय राजनीतिक बात कहने का मौका नहीं है, लेकिन मेरी बात भाजपा की ओर मेरा इशारा है। तो उसने सारा यूकेडी को ख़त्म कर दिया, पहाड़ के लोगों के सपनों को ख़त्म कर दिया और जो यहाँ पे जो पलायन है उसकी खासकर जिम्मेदार जो है भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि दिवाकर भट्ट जो हैं हमारी उत्तराखंड की राजनीति के पुरोधा रहे। उन्होंने उत्तराखंड की जो लड़ाई लड़ी, जो आज उत्तराखंड बना है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वो एक सर्वमान्य नेता थे उत्तराखंड के। वो हर पार्टी में रहे, हमारी भारतीय जनता पार्टी में भी कैबिनेट मंत्री के रूप में रहे। बहुत ही बेबाक किस्म के आदमी थे
उनका एक ही दर था उत्तराखंड के लिए कि बस उत्तराखंड बने और इसका विकास कैसे हो, इसके जो गांव जो दूर दूर तक गांव हैं वो उसमें कैसे जुड़े, उनकी सड़कें कैसे वहाँ जाए, पानी कैसे जाए, बिजली कैसे जाए। वो हर वक्त यही, जब भी मसूरी आते थे हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध रहे, मिलकर जुड़ जाते थे, तब चाहे वो मंत्री रहे या नहीं रहे। आज वो उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुखद और बहुत ही हानि का विषय है कि हमने एक ऐसे नेता को खो दिया जिसका एक अच्छा सुंदर विचार उत्तराखंड के लिए हमेशा बना रहता था। उनकी जो अभी शव यात्रा थी उसमें इतने लोग वहाँ पर थे, सभी दलों के, चाहे वो किसी भी दल के हों, इतना उनका प्यार था। माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने इंद्रेश में भी गए थे। वो चाहते थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि उन्हें किसी और हॉस्पिटल में ले जाया जाए दिखाने के लिए, मगर वहाँ के डॉक्टरों ने उसका अलाउ नहीं किया क्योंकि उनकी हालत उस स्थिर नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए, प्रार्थना के लिए यहाँ पर सभी दल के लोग इकट्ठे हुए हैं शहीद स्थल मसूरी झूलाकर पे, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस दिव्य आत्मा की शांति दे। उनका आशीर्वाद इस उत्तराखंड के विकास को, उत्तराखंड को हमेशा मिलता रहे, सदैव मिलता रहे। उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है और संघर्ष होते हैं, आंदोलन होते हैं, लेकिन उनमें कुछ ही लोग होते हैं जिनके विचारों में बड़ी मौलिकता होती है, जिनके काम में मौलिकता होती है और जो सिर्फ एक लक्ष्य के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। मुझे भी उनके साथ रहने का, काम करने का मौका मिला 1983 से और 87 तक, और हमेशा से वो एक अलग तरीके के विचार के व्यक्ति थे। और स्वर्गीय बड़ोनी जी हमसे कई बार कहते थे, किसी भी मीटिंग में वो हमसे कहते थे कि हला ये दिवाकर संभाला, मतलब वो हर जगह क्रांति की बात करते थे और कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि भारत की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो भूमिका थी वही उत्तराखंड राज्य आंदोलन में दिवाकर भट्ट की भूमिका थी, और वो आज हमारे बीच से चले गए, ये बहुत बड़ी क्षति है। पर हम उनके बताए हुए रास्ते पर उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे और उत्तराखंड के लिए जब भी जो अवसर मिलेगा, जो मौका मिलेगा, अच्छा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।